तो आप देखते हैं अपने इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक को और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जो कि है लीगलिटी ऑफ एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। अगर आपके एग्रीमेंट के अंदर कंसिडरेशन ना हो तो आपके एग्रीमेंट की लीगलिटी क्या होगी, आपका एग्रीमेंट वैलिड रहेगा या फिर वॉइड हो जाएगा, उसी को हमें देखना है। तो अगर बात करें जनरल रूल की, तो एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, ये बात हमें अच्छे से पता है। सेक्शन 25 हमारा कहता है अगर आपके एग्रीमेंट में कंसिडरेशन नहीं है तो आपका एग्रीमेंट वॉइड कहलाएगा। हम फर्स्ट चैप्टर में देख चुके हैं एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, इसीलिए कहा जाता है नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपके एग्रीमेंट में कंसिडरेशन नहीं है तो आपका एग्रीमेंट कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। तो दोनों ही पार्टीज को कंसिडरेशन मिलना मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अगर किसी एक पार्टी को कंसिडरेशन मिल रही है दूसरी को नहीं मिल रही तो आपका एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। तो ये तो हो गया हमारा जनरल रूल। लेकिन अभी हम पढ़ेंगे इस जनरल रूल के कुछ एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस का मतलब आपको पता है क्या होता है? एक्सेप्शंस का मतलब होता है रूल का ठीक उल्टा। मतलब जनरल रूल कहता है कि नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, अगर कंसिडरेशन नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं। लेकिन इसी जनरल रूल के एक्सेप्शंस कहते हैं कि अगर आपके एग्रीमेंट के अंदर कंसिडरेशन नहीं होगी तब भी आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएगा। तो आगे देखते हैं इस रूल के एक्सेप्शंस क्या क्या हैं। तो अगर हम एक्सेप्शंस की बात करें, फॉलोइंग आर द एक्सेप्शंस प्रोवाइडेड इन सेक्शन 25 इटसेल्फ। तो सेक्शन 25 ने कहा था कि एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, और सेक्शन 25 ही हमें कुछ एक्सेप्शंस देता है इस रूल के, अंडर विच द एग्रीमेंट इज वैलिड एंड एनफोर्सेबल इवन इफ इट इज मेड विदाउट कंसिडरेशन। तो ये सारे आपके सामने पॉइंट्स दे रखे हैं जिसमें अगर आपका एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन है तो भी आपका एग्रीमेंट जो है वैलिड माना जाएगा। तो आखिर कौन कौन से एक्सेप्शंस हैं देख लेते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले एक्सेप्शन की बात करें, नेचुरल लव एंड अफेक्शन। एन एग्रीमेंट इज मेड विदाउट कंसिडरेशन इज एनफोर्सेबल इफ इट इज मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन बिटवीन पार्टीज स्टैंडिंग अ नियर रिलेशन टू ईच अदर एक्सप्रेस्ड इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड अंडर लॉ। अगर आपने कोई एग्रीमेंट बनाया विदाउट कंसिडरेशन तो भी आपका ये एग्रीमेंट एनफोर्सेबल हो जाएगा, यानी एग्रीमेंट बिल्कुल वैलिड हो जाएगा अगर उस एग्रीमेंट के अंदर ये चारों कंडीशन पूरी हो गई। और वो चार कंडीशन क्या है एक एक करके ध्यान से देखो। पहली कंडीशन, आपके एग्रीमेंट बनने का कारण होना चाहिए नेचुरल लव एंड अफेक्शन, यानी नेचुरल लव एंड अफेक्शन की वजह से आपका एग्रीमेंट बनना चाहिए। दूसरा रीजन दिया हुआ है कि पार्टीज के बीच नियर रिलेशन होना चाहिए, यानी पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट के बीच आपस में नियर रिलेशन होना चाहिए। तीसरा हमारे कंडीशन है कि आपका एग्रीमेंट जो है वो इन राइटिंग होना चाहिए, और चौथी कंडीशन है कि वो इन राइटिंग एग्रीमेंट जो है रजिस्टर्ड भी होना चाहिए। तो ये चारों कंडीशन अगर आपकी पूरी हो जाती है तो आपका एग्रीमेंट जो है एक वैलिड एग्रीमेंट बन जाएगा, इवन इफ इट इज मेड विदाउट कंसिडरेशन। अब मैं आपको इसके एग्जांपल्स देता हूं दो तीन, तब आपको ये अच्छे से क्लियर होगा। सबसे पहला एग्जांपल देखते हैं हम अपना। ए फॉर नेचुरल लव एंड अफेक्शन प्रॉमिस टू गिव 1000 रुपीज टू हिज सन बी। ए मेड द प्रॉमिस इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड, दिस एग्रीमेंट इज वैलिड। तो देखो हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था कि डोमेस्टिक एग्रीमेंट कभी भी वैलिड नहीं होते, एनफोर्सेबल नहीं होते। लेकिन यहाँ पर ये पॉइंट है, ये कहता है अगर आपके डोमेस्टिक एग्रीमेंट के अंदर ये चारों कंडीशन पूरी हो जाएंगी तो आपका डोमेस्टिक एग्रीमेंट भी बिल्कुल वैलिड मान लिया जाएगा, एनफोर्सेबल मान लिया जाएगा। ए ने बी से प्रॉमिस किया, ए कौन है फादर, बी कौन है सन, तो यहाँ पर ये डोमेस्टिक एग्रीमेंट है। ए ने बी को प्रॉमिस किया आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन कि मैं तुम्हें 1000 रुपीज दूंगा, और ए ने जो है अपने प्रॉमिस को राइटिंग में लिखकर रजिस्टर करवा लिया। अब ये एग्रीमेंट जो ए और बी के बीच हुआ है ये एग्रीमेंट बिल्कुल वैलिड एग्रीमेंट हो चुका है। अब अगर कल को ए बी को पैसा नहीं देता तो बी जो है ए के खिलाफ कोर्ट में जा सकता है। एक और एग्जांपल देखते हैं। ए आउट ऑफ हिज love and affection promise to give his wife 10,000. This promise is put in writing and is registered. It will a valid contract without consideration. अब यहाँ पर क्या है, ए ने अपनी वाइफ को प्रॉमिस कर दिया कि वो उसे 10,000 रुपीज देगा। अब प्रॉमिस कर दिया, अब वाइफ ने बोला लिख के दो, ए ने लिख के दे दिया। वाइफ ने जो है उसको जाके रजिस्टर करवा लिया उस प्रॉमिस को। रजिस्टर कराते ही जो है डोमेस्टिक एग्रीमेंट बिल्कुल वैलिड हो गया, एनफोर्सेबल हो गया। अब ए कल को मुकर नहीं सकता 10,000 रुपीज देने से, ए को देने ही होंगे 10,000 रुपीज। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। After constant quarrel and disagreement between husband and wife, the husband promised in writing to pay his wife a sum of money for her maintenance and a separate residence. The agreement was also registered. It was held that the promise was not enforceable because it was not entered out of natural love and affection. ये हमारा एक केस लॉ था। इस केस लॉ में क्या हुआ था, एक हस्बैंड था और एक वाइफ थी, दोनों के बीच लगातार जो है लड़ाई झगड़े होते थे और हमेशा एक डिसएग्रीमेंट रहता था। तो एक दिन हस्बैंड ने जो है प्रॉमिस कर दिया अपनी वाइफ को इन राइटिंग में लिख के दे दिया कि मैं तुम्हें एक सर्टेन सम ऑफ मनी दूंगा मेंटेनेंस के लिए और एक सेपरेट मकान दूंगा, तुम वहां जाके रह लो। अब वाइफ ने जो है इस एग्रीमेंट को जाकर रजिस्टर करवा लिया। लेकिन अब हुआ क्या, जो हस्बैंड था वो मुकर गया पैसा देने से और सेपरेट मकान देने से। वाइफ ने जाकर कोर्ट में केस कर दिया। अब कोर्ट में केस कर दिया और वाइफ ने आर्गुमेंट दिया कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये नेचुरल लव एंड अफेक्शन के बीच हुआ था और हमारे बीच जो है नियर रिलेशन है, ये एग्रीमेंट जो है बिल्कुल वैलिड होगा। लेकिन यहाँ पर कोर्ट की तरफ से जजमेंट आया। कोर्ट ने कहा एक बात बताओ, यहाँ पर कहाँ से तुम्हें नेचुरल लव एंड अफेक्शन नजर आ रहा है? ये जो कॉन्ट्रैक्ट बना, तुम तो लगातार लड़ते झगड़ते रहते हो, तुम्हारे बीच हमेशा डिसएग्रीमेंट होता है, तो कहां से लव एंड अफेक्शन से कॉन्ट्रैक्ट बना? ठीक है, तुम्हारे बीच लीगली एक नियर रिलेशन है हस्बैंड एंड वाइफ का, लेकिन जो सबसे पहली कंडीशन है हमारी नेचुरल लव एंड अफेक्शन की, वो तो पूरी होती ही नहीं है। तो इसीलिए ये जो प्रॉमिस किया गया था हस्बैंड की तरफ से ये एनफोर्सेबल नहीं है।
promise was not enforceable because it was not entered out of natural love and affection। तो अगर आपको डोमेस्टिक एग्रीमेंट को एनफोर्स करवाना है तो आपको ये चारों कंडीशन पूरी करनी होगी, तभी आपका डोमेस्टिक एग्रीमेंट एनफोर्सेबल होगा। तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा फर्स्ट पॉइंट। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। एग्रीमेंट टू कंपनसेट फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विस। अ प्रॉमिस टू पे फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विस इज बाइंडिंग इवन दो इट इज विदाउट कंसिडरेशन। द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड फॉर द एप्लीकेशन ऑफ दिस एक्सेप्शन। द सर्विसेज शुड हैव बीन रेंडर्ड वॉलंटरी। द सर्विसेज शुड हैव बीन डन फॉर द प्रॉमिसर। अब इस पॉइंट में क्या कहा गया, ध्यान से सुनो। अगर कोई पर्सन आपको पास वॉलंटरी सर्विस देता है, यहाँ पे ध्यान से सुनो, वॉलंटरी लिखा हुआ है। कोई पर्सन आपको सर्विस दे रहा है, वो अपनी मर्जी से दे रहा है, आपके कहने पर नहीं दे रहा, और वो सर्विस पास्ट में दी गई है कभी, और उस पास्ट सर्विस के बदले आप उसको आज जाके प्रॉमिस करते हो कि तुमने मुझे पास्ट में वॉलंटरी सर्विस दी थी, तो उसके बदले जो है मैं तुम्हें 10,000 रुपीज की पेमेंट करूंगा। तो आपने उसको पास्ट वॉलंटरी सर्विस के पेमेंट के लिए प्रॉमिस कर दिया आज प्रेजेंट में। तो आपने जैसे ही प्रॉमिस करा पास वॉलंटरी सर्विस के बदले कंसिडरेशन देने का, तो अब आपका ये प्रॉमिस वैलिड हो गया, आपके ऊपर बाइंडिंग हो गया। अब आप मुकर नहीं सकते क्योंकि आप प्रॉमिस कर चुके हो, और अगर आप मुकरते हो तो जिस पार्टी ने आपको पास वॉलंटरी सर्विस दी थी वो आपके खिलाफ कोर्ट में जा सकती है और आपके प्रॉमिस को एनफोर्स करवा सकती है। अब देखो यहाँ पर पास वॉलंटरी सर्विस की बात थी, सामने वाली पार्टी ने अपनी मर्जी से वॉलंटरी सर्विस दी थी, ना कि प्रॉमिसर के कहने पे दी थी, तो वो प्रॉमिसर के लिए कंसिडरेशन नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद अगर प्रॉमिसर जबरदस्ती कह रहा है कि मैं तुम्हारी पास वॉलंटरी सर्विस को कंसिडरेशन मानता हूं और इसके बदले में तुम्हें 10,000 रुपीज दूंगा, तो फिर दे प्रॉमिसर, उसकी मर्जी। लेकिन अगर आपने एक बार पास वॉलंटरी सर्विस को अपने लिए कंसिडरेशन मान लिया और उसके बदले में आपने कुछ प्रॉमिस कर दिया, तो फिर आप मना नहीं कर सकते। तो इस पॉइंट के लिए दो कंडीशन दी गई है, दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए। पहली कंडीशन, आपको जो सर्विस दी गई थी वो वॉलंटरी होनी चाहिए, यानी आपके कहने पर नहीं होनी चाहिए। वॉलंटरी सर्विस दे रहा है सामने वाला पर्सन आपको, और जो सर्विस दी गई है वो प्रॉमिसर के लिए ही होनी चाहिए, यानी जो काम किया गया वो प्रॉमिसर के लिए ही किया गया था। आपको एग्जांपल देता हूं, अच्छे से समझ में आएगा। ए फाइंड बी पर्स। ए ने बी का पर्स ढूंढ के दिया। अब बी का पर्स खो गया होगा तभी तो ए ने ढूंढ के दिया। बी ए के पास नहीं गया था कि मेरा पर्स ढूंढ के मुझे दे दो, ए ने अपनी मर्जी से ढूंढ के दिया। अब ए जो है बी के पास आके ये नहीं कह सकता कि मैंने तुम्हारा पर्स ढूंढ के दिया, मुझे बदले में जो है 10,000 रुपीज दो। यहाँ पर ए जो है कंसिडरेशन के लिए क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि ए ने अपनी मर्जी से पर्स ढूंढ के दिया था। ए ने जो पर्स ढूंढ के दिया, बी के लिए वो कंसिडरेशन नहीं मानी जाएगी, क्योंकि वॉलंटरी आपने कोई काम किया किसी के लिए बिना प्रॉमिसर के डिजायर के, तो वो कंसिडरेशन नहीं मानी जाती। लेकिन 2-4 दिन बाद जो है बी ए के पास आता है और आके कहता है कि तुमने मेरा पर्स ढूंढ के दिया, उसमें मेरे कई सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट थे, तुमने मेरी काफी मदद करी, अब मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं उसके बदले में तुम्हें 500 रुपीज दूंगा। अब यहाँ पर बी जो 500 रुपीज देने का प्रॉमिस कर रहा है, ये प्रॉमिस ए के वॉलंटरी सर्विस के बदले कर रहा है। ए ने जो वॉलंटरी बी का पर्स ढूंढ के दिया था, तो यहाँ पर ए की तरफ से कोई कंसिडरेशन दी भी नहीं मानी जाएगी। बी तो अपनी मर्जी से प्रॉमिस कर रहा है, लेकिन अगर बी ने ए की वॉलंटरी सर्विस के बदले कोई प्रॉमिस कर दिया तो फिर वो प्रॉमिस एनफोर्सेबल हो जाएगा। अब अगर कल को बी ने 500 रुपीज नहीं दिए तो ए जो है कोर्ट में जा सकता है बी के खिलाफ, क्योंकि आपने जो है प्रॉमिस कर दिया। आपने प्रॉमिस किया ही क्यों अगर आपको पैसा नहीं देना था? कोई जोर जबरदस्ती तो थी नहीं। तो क्लियर हो गया। अब देखते हैं थर्ड पॉइंट। तीसरा पॉइंट है हमारा एग्रीमेंट टू पे अ टाइम बार्ड डेट। तो टाइम बार्ड डेट पे करने का एग्रीमेंट किया गया है। वेयर देयर इज एन एग्रीमेंट मेड इन राइटिंग signed by the promisor or his authorized agent to pay time barred debt, that is the limitation period 3 years for the recovery of the debt must have been expired। अगर एक एग्रीमेंट बनता है to pay time barred debt, time barred debt क्या होता है मैंने आपको पहले भी बता रखा है। हमारे कंट्री में एक लिमिटेशन एक्ट है जो कहता है कि अगर आपके डेट को 3 साल से ज्यादा हो गए तो अब आप अपना डेट रिकवर नहीं कर सकते, आपका डेट रिकवर करने का राइट खत्म हो गया। अगर दो पार्टीज हैं, एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को 10 लाख रुपए देने, लेकिन 10 लाख रुपए अगर 3 साल तक नहीं दिए जाते तो 3 साल के बाद जो है दूसरी पार्टी अपने पैसों का क्लेम नहीं कर सकती। अगर आपको पैसे चाहिए और सामने वाली पार्टी आपको पैसा नहीं दे रही है तो आप उसके खिलाफ कोर्ट में जाओ, कोर्ट में जाके जो है पैसों के लिए क्लेम करो, लेकिन 3 साल के अंदर अंदर जाना है। 3 साल के बाद जो है आपका केस नहीं सुना जाएगा, आपका डेट जो है टाइम बाद डेट हो जाएगा, उसके बाद आपको पैसों की रिकवरी नहीं हो सकती। तो कोई भी पैसा अगर आपको लेना है सामने वाली पार्टी से तो आप 3 साल के अंदर अंदर ले लो। ये हमारा लिमिटेशन एक्ट कहता है। उसने एक लिमिटेशन पीरियड बना रखा है 3 इयर्स का। 3 साल के अंदर अंदर आपको रिकवरी करनी होती है अपने डेट की, क्योंकि 3 साल तक अगर किसी के पास आप अपना पैसा छोड़ रहे हो तो आपको पैसों की जरूरत ही नहीं है, आपको पैसा लेना ही नहीं है। 3 साल एक बहुत बड़ा टाइम होता है। तो ये पॉइंट कहता है अगर आपका कोई डेट है, आपने किसी से पैसा लेना है और उस बात को 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं, यानी आपका डेट जो है वो टाइम बाय डेट बन चुका है, लेकिन किसी दिन ऐसा हो जाए कि जिससे आपने पैसा लेना है वो खुद आपके पास चल के आए और आने के बाद कहे हाँ मैं मानता हूं कि मैंने आपका पैसा देना बाकी है, मैं जल्द से जल्द आपका पैसा चुका दूंगा, और इस बात को वो राइटिंग में लिख के दे दे और अपने साइन कर दे। अब आपका ये एग्रीमेंट जो है एनफोर्सेबल हो गया। तो अब आपके पास दोबारा से राइट आ गया कि आप अपने डेट की रिकवरी कर सकते हो। एग्जांपल देखते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ए ओन ₹1,000 टू बी। ए ने बी का 1,000 रुपीज देना है। दिस डेट वाज बार्ड बाय लिमिटेशन एक्ट, दैट इज द लिमिटेशन पीरियड फॉर द रिकवरी ऑफ द डेट हैज ऑलरेडी एक्सपायर्ड। लेकिन इस डेट को 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं, ये डेट का लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर हो चुका है। तो अब
जो है बी के पास कोई राइट नहीं है कि वो ए से 1000 रुपीज रिकवर कर सके। लेकिन किसी दिन ए जो है बी के पास आता है, आके एक रिटर्न प्रॉमिस साइन करके देता है और कहता है कि मुझे 1000 रुपीज देने थे तुम्हें, मैं 1000 तो नहीं दे सकता लेकिन 500 रुपीज जो है तुम्हें देने का प्रॉमिस करता हूँ। तो ये प्रॉमिस जो है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। अब बी के पास राइट आ गया कि वो 500 रुपीज रिकवर कर सकता है ए से। तो आपको क्लियर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, completed gift. The absence of consideration does not affect the validity of the gift. Gift given by the donor to donee are valid once a gift has been actually given. The donor cannot demand it back on the ground that there was no consideration. आप देखो यहाँ पर क्या कहा गया है, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। सपोज मेरे पास कोई स्टूडेंट आया और स्टूडेंट आकर मुझे कोई गिफ्ट देता है, तो मैंने पूछा किस बात का गिफ्ट है। स्टूडेंट ने बोला आपके लिए गिफ्ट है, आप हमें इतना अच्छा पढ़ाते हो तो बदले में आपके लिए गिफ्ट। मैंने भी खुशी खुशी उस गिफ्ट को रख लिया। गिफ्ट खोल के देखा तो उस गिफ्ट के अंदर जो है गोल्ड चेन निकली। मैं भी खुश हो गया कि वाह क्या बढ़िया गिफ्ट दिया है। अब कुछ दिनों बाद जो है वो स्टूडेंट मेरे पास वापस आता है और आके कहता है कि सर मेरा एक काम कर दो। मैंने कहा क्या काम कर दूं? सर आपकी जो है पहचान है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, मेरा एक भाई है, उस भाई की जो है किसी तरीके से सेटिंग करवा के गवर्नमेंट जॉब लगवा दो। तो मैंने कहा मैं क्यों लगवा दूं, मैं क्यों ऐसा काम करूं? तो उसने बोला सर मैंने आपको गिफ्ट दिया था, आपको मैंने गोल्ड चेन दी थी, तो बदले में आप मेरा ये काम नहीं करोगे? तो मैंने कहा था देने के लिए, तूने अपनी मर्जी से दी थी। तो वो बोला नहीं करोगे? मैंने कहा नहीं करूंगा। उसने बोला मेरा गिफ्ट वापस कर दो। तो मैंने कहा मैं क्यों दूं, मैं नहीं देता तेरे गिफ्ट वापस, तूने अपनी मर्जी से दिया था। तो वो बोलने लगा आपने मेरे लिए बदले में क्या दिया, मैं आपको गिफ्ट क्यों दूं, आपने मेरे लिए कंसिडरेशन दी जो मैं आपको कंसिडरेशन दूं। मैंने उसको कहा गिफ्ट में तो कंसिडरेशन चाहिए ही नहीं होती। लगता है तूने ढंग से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं पढ़ा कि अगर किसी को गिफ्ट दे दी जाती है तो वो वापस नहीं ली जाती, उसमें कंसिडरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। कंसिडरेशन डज नॉट अफेक्ट द वैलिडिटी ऑफ द गिफ्ट। गिफ्ट देने वाले को क्या कहते हैं? डोनर, और जिसको दिया जाता है उसको बोलते हैं डोनी। तो अगर आप किसी को गिफ्ट दे देते हो तो आप उसको वापस नहीं मांग सकते। तो क्लियर हो गया आपको कंप्लीटेड गिफ्ट का पॉइंट। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ग्रेचुइटस बेलमेंट। अब ये क्या पॉइंट है? आप पहले बेलमेंट का मतलब समझो। जिस तरीके से हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हैं उस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट भी होता है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट क्या होता है? डिलीवरी ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस। अब इस बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में हम गुड्स की डिलीवरी करते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन को फॉर सम पर्पस, किसी पर्टिकुलर पर्पस से गुड्स की डिलीवरी होती है इस कॉन्ट्रैक्ट में। जैसे वो पर्पस पूरा होता है गुड्स जो है रिटर्न बैक कर दिया जाता है। अब एग्जांपल देखो आपको क्लियर हो जाएगा। एक्स डिलीवर इज कार फॉर रिपेयर टू वाई। एक्स ने वाई को अपनी कार रिपेयर करने के लिए दी। कार जो है वो गुड्स है और एक्स ने वाई को दी, यानी वन पर्सन ने अनदर पर्सन को दी और एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए दी, और पर्पस क्या था? कार रिपेयर करना। जैसे ही वो पर्पस पूरा हो जाएगा वाई जो है कार रिपेयर कर देगा, वो एक्स को कार लौटा देगा। तो रिपेयर का कॉन्ट्रैक्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट होता है। उसी तरीके से ए गिव्स अ क्लॉथ टू हिज टेलर फॉर स्टिचिंग। ए ने कपड़ा दिया टेलर को शर्ट सिलवाने के लिए, तो जैसी शर्ट जो है सिल जाएगी, टेलर को कपड़ा देने का पर्टिकुलर पर्पस पूरा हो जाएगा, टेलर जो है ए को शर्ट वापस कर देगा। तो यहाँ पर भी गुड्स की डिलीवरी हुई लेकिन एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए हुई। जैसे वो पर्पस पूरा हो जाएगा गुड्स जो है रिटर्न बैक हो जाएगा। तो ये होते हैं हमारे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। और जो पर्सन गुड्स की डिलीवरी करता है उसको हम बोलते हैं बेलर। द पर्सन डिलीवरिंग द गुड्स इज नोन एज बेलर एंड द पर्सन टू हुम द गुड्स आर डिलीवर्ड, जिसको गुड्स डिलीवर करे जाते हैं उसको हम बोलते हैं बेली। तो दो पार्टीज होती हैं यहाँ पर, बेलर और बेली। तो ये तो हो गया हमारे बेलमेंट का मतलब। लेकिन यहाँ पर बेलमेंट नहीं लिखा है, यहाँ पर लिखा है ग्रेचुइटस बेलमेंट। अब ग्रेचुइटस बेलमेंट क्या होती है ध्यान से सुनो। उससे पहले देखो यहाँ पर बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में एक्स ने वाई को कार दी, वाई ने जो है इस कार को रिपेयर करा, रिपेयर करके कार लौटा दी। तो यहाँ पर दोनों पार्टीज को कंसिडरेशन मिला है। एक्स की कार रिपेयर हो गई और वाई को जो है उसके बदले में पेमेंट मिल गई, दोनों पार्टीज को कंसिडरेशन मिला। उसी तरीके से ए ने अपना क्लोथ सिलवाने को टेलर को दिया, ए की शर्ट तैयार हो गई, टेलर ने सील के दे दिया और टेलर को जो है उसके बदले में पैसा मिल गया। तो दोनों पार्टीज को कंसिडरेशन मिला बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में। लेकिन जब बात आती है ग्रेचुइटस बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट, वहां पर जो है कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं होता। वहां पर एक पार्टी दूसरी पार्टी की मदद कर रही होती है और वो मदद जो है विदाउट कंसिडरेशन की जाती है, मतलब फ्री ऑफ चार्ज करी जाती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपको क्लियर होगा। पार्किंग द कार एट योर फ्रेंड्स हाउस ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस। आपने अपने किसी दोस्त के घर पे अपनी कार पार्क कर दी, क्यों? क्योंकि आपके घर के पास जो है कार पार्क करने का स्पेस नहीं था। तो दोस्ती में जो है आपने उसके घर पे कार पार्क कर दी, ना उसने आपसे पैसे लिए ना आपने उससे पैसों की बात करी, तो आपने उसके घर पे कार पार्क करी। कार पार्किंग का आपका पर्पस पूरा हो जाएगा, सुबह जो है आप उस कार को लेकर वापस आ जाओगे। यहाँ पे भी गुड्स की डिलीवरी करी गई है एक पार्टी के द्वारा दूसरी पार्टी को, लेकिन जैसे ही पार्किंग का पर्पस पूरा हो जाएगा, यानी कुछ पर्टिकुलर पर्पस पूरा हो जाएगा, आप उसको कार को लेकर वापस आ जाओगे। उसी तरीके से अगर मान लो आपके पास कार है, आपके दोस्त को जो है कहीं जाना है और वो आपसे कार मांगता है कि मैं तुम्हारी कार लेके जाऊं, तो आप उसको अपनी कार दे देते हो यूज करने के लिए, वो आपकी कार लेके चले जाता है। तो यहाँ पर भी गुड्स की डिलीवरी करी गई, एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को गुड्स दिया कुछ पर्टिकुलर पर्पस के लिए, और जैसे ही आपके दोस्त का काम पूरा हो जाएगा वो आपको कार लौटा के दे देगा। लेकिन यहाँ पर कंसिडरेशन की बात नहीं आई। तो इस तरीके कॉन्ट्रैक्ट्स को, दीज कॉन्ट्रैक्ट्स आर वैलिड इवन देयर इज नो कंसिडरेशन। तो इस तरीके कॉन्ट्रैक्ट को हम बोलते हैं ग्रेचुइटस बेलमेंट। एक और एग्जांपल देखते हैं, गिविंग पोजेशन ऑफ ज्वेलरी टू अ फ्रेंड फॉर फ्यू डेज विदाउट कंसिडरेशन। आपने अपने किसी दोस्त को जो है ज्वेलरी दे दी कुछ दिन रखने के लिए, उसको कहीं फंक्शन में जाना था, आपने बोला ये ज्वेलरी पहन के चले जाओ, फंक्शन पूरा हो जाए मेरे को लौटा देना। तो ये आपने विदाउट कंसिडरेशन जो है अपनी दोस्त की मदद कर दी। तो ये भी आपका ग्रेचुइटस बेलमेंट का एग्जांपल हो गया। तो क्लियर हो गया आपका पॉइंट। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी।
According to the section 185 of the Indian Contract Act 1872, no consideration is necessary to create an agency. तो सेक्शन 85 कहता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कि अगर आपको एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, यानी आपको किसी पर्सन को अपने लिए एज एन एजेंट अपॉइंट करना है, तो अपॉइंट करते टाइम जो आप कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे एजेंट के साथ, वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपको कंसिडरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। No consideration is necessary to create an agency. अगर आपको एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करना है तो आपको कंसिडरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। एजेंट इज अ पर्सन हु एक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। हमें अच्छे से पता है एजेंट वो पर्सन होता है जो प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम करता है, और जो पर्सन एजेंट अपॉइंट करता है उसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं। Thus, when a person is appointed as an agent, his appointment is valid even if there is no consideration. तो मैंने आपको बता दिया, जब किसी पर्सन को एज एन एजेंट अपॉइंट किया जाता है तो उसकी अपॉइंटमेंट बिल्कुल वैलिड होती है। His appointment is valid, फिर चाहे उस अपॉइंटमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में कोई कंसिडरेशन इन्वॉल्व ना हो, even if there is no consideration. Although generally an agent get remuneration by way of commission for the service rendered, but no consideration is immediately necessary at the time of appointment. Generally वैसे देखा जाए तो एजेंट को रेम्यूनरेशन के तौर पर क्या मिलता है? कमीशन। एजेंट कमीशन के लिए काम करता है, जितनी वो सर्विस देता है उस पर उसको कमीशन मिलती है, तो एजेंट के लिए कमीशन ही उसकी कंसिडरेशन होती है। फिर भी अगर कंसिडरेशन ना हो एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट में तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट नो कंसिडरेशन इज इमीडिएटली नेसेसरी एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट। तो आपने देख लिया, अगर आपको एजेंट अपॉइंट करना है तो आपको कंसिडरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी विदाउट कंसिडरेशन भी बिल्कुल वैलिड माना जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, चैरिटी और डोनेशन। आपको पता है चैरिटी करो चाहे आप डोनेशन करो, बात एक ही है, आप सामने वाली पार्टी को वॉलंटरी पेमेंट कर रहे हो, यानी किसी की आप मदद कर रहे हो। अब देखो एक बात आपको अच्छे से पता है, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर के अंदर बता रखा है कि चाहे फिर सोशल एग्रीमेंट हो चाहे मोरल एग्रीमेंट हो, इस तरह की कोई भी एग्रीमेंट के अंदर एनफोर्सेबिलिटी नहीं होती, और चैरिटी और डोनेशन देने की बात करना हमारे सोशल एग्रीमेंट के अंदर कवर होता है। तो सोशल एग्रीमेंट ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट अनएनफोर्सेबल होते हैं। अगर आपने किसी को चैरिटी या डोनेशन देने का प्रॉमिस कर भी दिया और बाद में आपने वो प्रॉमिस पूरा नहीं करा, तो सामने वाली पार्टी आपके ऊपर केस फाइल नहीं कर सकती, क्योंकि आप अपनी मर्जी से किसी की मदद कर रहे थे। तो अगर आप कल को मना भी कर देते हो मदद करने से, तो उसमें आपके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं हो सकती, सोशल एग्रीमेंट को एनफोर्स नहीं कराया जा सकता। लेकिन यहाँ पर ये पॉइंट कहता है कि अगर आपने चैरिटी और डोनेशन करने का प्रॉमिस कर दिया कि आप उसको इतना पैसा दोगे डोनेशन के नाम पर, और आपकी बात पे भरोसा करके कि आप पैसा देने वाले हो, सामने वाली पार्टी ने किसी थर्ड पार्टी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, अपने ऊपर लायबिलिटी ले ली, तो अब आप मना नहीं कर सकते डोनेशन देने के लिए, क्योंकि आपके भरोसे पे सामने वाली पार्टी के ऊपर लायबिलिटी क्रिएट हो चुकी है। तो यही बात हमारा ये पॉइंट कहता है। एक बार ध्यान से देख लेते हैं, एक केस लॉ देख लेंगे, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इफ अ पर्सन प्रॉमिस टू कंट्रीब्यूट टू चैरिटी, अगर किसी पर्सन ने प्रॉमिस कर दिया चैरिटी के लिए, यानी वो डोनेशन के लिए प्रॉमिस कर चुका है, एंड ऑन दिस फेथ अ प्रॉमिसी अंडरटेक अ लायबिलिटी, आपने प्रॉमिस किया तो आप प्रॉमिसर हो, और आपने जिसको प्रॉमिस किया वो प्रॉमिसी है। तो अगर आपके प्रॉमिस के भरोसे पे प्रॉमिसी ने कोई लायबिलिटी अंडरटेक कर ली, अब लायबिलिटी कैसे अंडरटेक करेगा? उसने किसी थर्ड पार्टी के साथ एग्रीमेंट कर लिया, क्योंकि आपने उसको प्रॉमिस किया हुआ था कि आप पैसा दोगे, तो अब आपको पैसा देना ही पड़ेगा। आपका चैरिटी वाला कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड हो चुका है। तो अगर आप पैसा नहीं देते, अगर आप डोनेशन नहीं देते, तो प्रॉमिसी जो है आपके खिलाफ कोर्ट में जा सकता है और आपके डोनेशन वाले कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवा सकता है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन लगा दी, प्रॉमिसी जो लायबिलिटी क्रिएट करेगा अपने ऊपर, वो लायबिलिटी आपके प्रॉमिस करे हुए अमाउंट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, नॉट एक्सीडिंग द प्रॉमिस सब्सक्रिप्शन। जितना आपने प्रॉमिस किया है उससे ज्यादा की अगर लायबिलिटी क्रिएट करता है प्रॉमिसी, और उसके बाद आके कहता है कि देखो मैंने आपके कहने पे लायबिलिटी क्रिएट कर दिया, अब आपको पैसा देना ही होगा, तो आप उतना ही पैसा देने के लिए लायबल हो जितना आपने प्रॉमिस किया है, उससे ज्यादा पैसा आप पे नहीं करोगे, तो आप अपने प्रॉमिस किए हुए सब्सक्रिप्शन के लिए लायबल हो। तो एक एग्जांपल देखते हैं, ये केस लॉ है हमारा केदारनाथ भट्टाचार्य वर्सेस गौरी मोहम्मद का, तो आपको इससे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। A town hall was to be constructed at Havra. टाउन हॉल कंस्ट्रक्ट होने जा रहा था हावड़ा में। हावड़ा कोलकाता की एक सिटी है। फॉर द पर्पस ऑफ विच म्युनिसिपैलिटी कमीशन थॉट एप्रोप्रिएट टू नेसेसरी एंड सफिशिएंट फंड थ्रू पब्लिक सब्सक्रिप्शन। तो जो म्युनिसिपैलिटी के कमिश्नर्स थे जिन्होंने ये टाउन हॉल बनाना था, उन्होंने सोचा टाउन हॉल बनाने के लिए पैसा तो लगेगा, तो पैसे के अरेंजमेंट करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम पब्लिक से फंड ले लें, यानी पब्लिक से सब्सक्रिप्शन ले लें। तो म्युनिसिपैलिटी ने जो है एक फंड क्रिएट कर दिया कि जो लोग इस फंड के अंदर कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं वो कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो एक पब्लिक फंड क्रिएट हो गया जिसमें पब्लिक सब्सक्रिप्शन देगी। तो काफी ज्यादा लोगों ने जो है उसमें अपना नाम लिखवाया और प्रॉमिस किया कि हम जो है फंड कंट्रीब्यूट करेंगे। तो ये एक तरीके से चैरिटी और डोनेशन की तरह हो गया कि पब्लिक जो है वॉलंटरी कंट्रीब्यूट कर रही है। तो अब पब्लिक के भरोसे पे, पब्लिक के प्रॉमिस पे, पब्लिक ने जो प्रॉमिस किया था कि हम सब्सक्रिप्शन देंगे, हम जो है पैसा देंगे, उसके भरोसे पे ऑन द फेथ ऑफ द प्रॉमिस सब्सक्रिप्शन केदारनाथ भट्टाचार्य एस्टैब्लिश्ड अ कॉन्ट्रैक्ट विद कॉन्ट्रैक्टर। केदारनाथ भट्टाचार्य जिसने केस फाइल किया था उसने एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करा? कॉन्ट्रैक्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर थर्ड पार्टी हो गया। पब्लिक ने फंड देने का प्रॉमिस किया है तो पब्लिक हमारी प्रॉमिसर है। केदारनाथ भट्टाचार्य
भट्टाचार्य हमारा प्रॉमिसी है और केदारनाथ भट्टाचार्य जी ने जो है कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कॉन्ट्रैक्टर के साथ, तो कॉन्ट्रैक्टर हमारी थर्ड पार्टी होगी और ये जो कॉन्ट्रैक्ट किया है ये पब्लिक के प्रॉमिस के भरोसे पे किया है। अब हुआ क्या, द गौरी मोहम्मद बीइंग अ सब्सक्राइबर ऑफ दिस फंड, एक गौरी मोहम्मद नाम का पर्सन है, वन ऑफ द सब्सक्राइबर, यानी गौरी मोहम्मद एक पर्सन है पब्लिक में से जिन्होंने प्रॉमिस किया था, उसने 100 रुपए फंड में ट्रांसफर करने का प्रॉमिस किया था एंड हैविंग साइन हिज नेम एंड अमाउंट इन द सब्सक्रिप्शन बुक फॉर दिस पर्पस, और उसने जो है अपना नाम और अमाउंट सब्सक्रिप्शन बुक में लिखवा भी दिया था कि मैं इतने अमाउंट की पेमेंट करूंगा और ये मेरा नाम है, बट फेल टू पे द अमाउंट एंड कंटेंडेड दैट देयर वाज नो कंसीडरेशन फॉर हिज प्रॉमिस। लेकिन बाद में उसने कंट्रीब्यूशन देने से मना कर दिया और उसका ये कहना था कि जब मुझे सामने से कोई कंसीडरेशन नहीं मिल रहा तो मैं कंट्रीब्यूट क्यों करूं, मैं कंट्रीब्यूट नहीं करता, इस टाउन हॉल को बनने में मेरा क्या फायदा, मुझे क्या मिल रहा है सामने से, तो उसने कंट्रीब्यूशन करने से मना कर दिया। लेकिन उसने पहले प्रॉमिस कर रखा था और उसके प्रॉमिस के भरोसे पे केदारनाथ भट्टाचार्य जी ने जो है आगे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था कॉन्ट्रैक्टर से। तो इसी तरीके से अगर पब्लिक में से एक सब्सक्राइबर ने मना करा है फंड देने से, ऐसे करते करते तो और भी सब्सक्राइबर मना कर सकते हैं। तो केदारनाथ भट्टाचार्य ने गौरी मोहम्मद के खिलाफ कोर्ट में केस फाइल कर दिया, किसने जो है पहले प्रॉमिस करा था और बाद में अब ये मना कर रहा है और इसके प्रॉमिस के भरोसे पे मैंने लायबिलिटी क्रिएट कर ली है, मैंने कॉन्ट्रैक्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। तब मामला गया कोर्ट में। कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने कहा he was however held liable as person was asked to subscribe knowing the purpose of such subscription and knowing well in advance that on the faith of the subscription an obligation to pay the contractor for the work was to be incurred। तो यहाँ पर कोर्ट की तरफ से कहा गया कि जितने भी सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने प्रॉमिस किया था पैसा देने के लिए, ये सभी लायबल होंगे कंट्रीब्यूट करने के लिए, इनको कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा, क्योंकि इन सभी पर्संस को जब बोला गया था सब्सक्राइब करने के लिए, पैसा देने के लिए, पर्सन्स वर आस्क्ड टू सब्सक्राइब नोइंग द पर्पस ऑफ सच सब्सक्रिप्शन। इन सभी पर्सन्स को पता था कि ये किस पर्पस के लिए कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, इनको पता था कि ये चैरिटी कर रहे हैं, डोनेशन दे रहे हैं, सामने से इनको कोई कंसिडरेशन नहीं मिलने वाला, इनको ये बात एडवांस में मालूम थी, नोइंग वेल इन एडवांस। उसके बावजूद इन्होंने प्रॉमिस किया था और इनके प्रॉमिस के भरोसे पे प्रॉमिसी ने आगे कॉन्ट्रैक्टर से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और काम स्टार्ट कर लिया। सबको पता होता है चैरिटी या डोनेशन दोगे तो आपको कंसिडरेशन नहीं मिलेगा, फिर भी आपने प्रॉमिस किया था तो आप उसको पूरा करो। और वैसे भी जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है केदार भट्टाचार्य और कॉन्ट्रैक्टर के बीच, ये कॉन्ट्रैक्ट जो है केदार भट्टाचार्य जी ने अपनी मर्जी से नहीं किया। यहाँ पर जिन लोगों ने कंट्रीब्यूशन देने का प्रॉमिस किया था उनमें से वन ऑफ द सब्सक्राइबर हमारा गौरी मोहम्मद भी था। उन सभी को ये बात पता थी, उनके डिजायर पर ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो यहाँ पर प्रॉमिसर के डिजायर मौजूद है। गौरी मोहम्मद ये नहीं कह सकता कि ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे डिजायर पर नहीं हुआ था। तो फाइनली कोर्ट की तरफ से रीजन आता है कि गौरी मोहम्मद को जो है आप कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा, अब वो मना नहीं कर सकता। तो आपको क्लियर हो गया ये पॉइंट। आप देखते हैं अपने लास्ट पॉइंट को, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होता है, पहले मैं आपको ये समझाता हूँ एग्जांपल के थ्रू, ध्यान से देखो। व्हेन ए रिक्वेस्ट बी टू लैंड ₹10,000 टू सी। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, ए बी सी तीन दोस्त हैं जिसमें से ए और बी जो है वो ज्यादा अच्छे खास दोस्त हैं। ऐसा होता है ना कि हमारे कई सारे दोस्त होते हैं लेकिन उसमें से एक दो दोस्त ऐसे होते हैं जो हमारे काफी क्लोज होते हैं। तो उसी तरीके से ए बी सी तीनों दोस्त थे, लेकिन ए और बी जो है वो काफी क्लोज दोस्त थे, काफी खास दोस्त थे। तो एक दिन सी को पैसों की जरूरत पड़ी, सी गया बी के पास पैसे मांगने, बी ने मना कर दिया। बी ने बोला कि मुझे तेरे पे भरोसा नहीं है, तू लौटाएगा नहीं। अब सी ने ए से बोला यार इसको बोल दे कि मेरे को पैसे दे दे, मुझे पैसों की जरूरत है। अब ए है बड़ा अच्छा आदमी, बड़ा दयालु आदमी, उसको सी की सिचुएशन को देख के बुरा लगा कि यार इसको पैसों की जरूरत है। तो ए ने बी से रिक्वेस्ट करी यार सी को पैसा दे दे, उसको पैसों की जरूरत है, मैं उसकी गारंटी लेता हूं, अगर वो नहीं चुका पाया तो मैं चुका दूंगा। तो बी ने ए के भरोसे पे सी को पैसा दे दिया, क्योंकि बी और ए जो है वो काफी क्लोज दोस्त थे, बी को पूरा भरोसा था ए पे। तो यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट बना ए बी और सी का, इसी को बोलते हैं हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। यहाँ पर तीनों पार्टी इन्वॉल्व हैं, बी ने पैसा दिया, सी को पैसा मिला, लेकिन सी की गारंटी ए ने ली। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है, तीनों ही पार्टीज के अलग अलग नाम दिए, नाम बिल्कुल लॉजिकल है, आप ध्यान से सुनोगे आपको समझ में आएंगे। बी को कहा जाता है क्रेडिटर। बी को क्रेडिटर क्यों कहा जाता है, क्योंकि बी ने उधार दिया है, जो पर्सन पैसा उधार देता है उसको हम बोलते हैं क्रेडिटर। जो पर्सन पैसा उधार देता है वो हमारा क्रेडिटर होता है, हमें अच्छे से पता है। और जो पर्सन पैसा उधार पे लेता है उसको हम डेटर बोलते हैं। तो पैसा लेने वाला हमारा डेटर होता है, पैसा देने वाला हमारा क्रेडिटर होता है। अब देखो सी डेटर तो है क्योंकि उसने पैसा लिया है उधार पे, लेकिन उसको बोला जा रहा है प्रिंसिपल डेटर। अब इसको डेटर ना बोलते हुए प्रिंसिपल डेटर क्यों बोला जा रहा है, ध्यान से सुनो। ए ने सी की गारंटी दी हुई है कि अगर ये पैसा नहीं देगा तो पैसा मैं दे दूंगा, लेकिन पहले बी को पैसा देने के लिए लायबल कौन है, सी लायबल है, क्योंकि पैसा लिया किसने है, सी ने लिया है। तो अगर सी पैसा नहीं देता तब बात आती है कि ए पैसा देगा, तो यहाँ पर पहली लायबिलिटी सी की बनती है। अगर सी नहीं दे पाएगा तो फिर लायबिलिटी ए की बनेगी। तो यहाँ पर पहली लायबिलिटी सी की बनेगी, इसीलिए सी को बोला जाता है प्रिंसिपल डेटर। ए की तो सेकंड लायबिलिटी बनेगी। अब ए को श्योरिटी क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसने बी को श्योरिटी दी है कि सी पैसा दे देगा, नहीं देगा तो मैं दे दूंगा। तो ये श्योरिटी देने वाला पर्सन कौन है, जिसने गारंटी दी है, इसीलिए हम गारंटी देने वाले पर्सन को बोलते हैं श्योरिटी। तो तीनों पार्टी के नाम आपको क्लियर हो गए। अब बात करते हैं इस पॉइंट की। ये पॉइंट क्या कहता है, तो ये पॉइंट कहता है कि यहाँ पर तीन पार्टीज हैं, ए बी सी। बी ने पैसा दिया सी को, तो सी को पैसा मिल गया, सी को कंसिडरेशन मिल गया। अब सी ने पैसा उधार लिया है, अब बी ने फ्री में तो दिया नहीं होगा सी को, उसने कोई ना कोई इंटरेस्ट चार्ज किया होगा सी के ऊपर, तो सी जो है वो इंटरेस्ट देगा बी को, तो बी को इंटरेस्ट के तौर पे कंसिडरेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर सी को भी कंसिडरेशन मिल गया, बी को भी कंसिडरेशन मिल गया। लेकिन ए भी तो पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट है,
ए को कंसिडरेशन में क्या मिल रहा है, ए ने गारंटी ली है सी की, बी को कंसिडरेशन में इंटरेस्ट मिल गया, सी को कंसिडरेशन में पैसा मिल गया, लेकिन ए को क्या मिला, ए के पास तो कोई कंसिडरेशन आया नहीं। ए कौन है, ए हमारा श्योरिटी, श्योरिटी को तो कोई कंसिडरेशन मिली नहीं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के अंदर। तो यही बात कहता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कि अगर श्योरिटी को कंसिडरेशन नहीं मिल रही, नो कंसिडरेशन इज रिसीव्ड बाय द श्योरिटी, इवन देन द कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड, फिर भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी वैलिड होगा। कल को सी अगर पैसा ना चुकाए और बी ए के पास पैसा मांगने जाए तो ए पैसा देने से मना नहीं कर सकता। ए ये नहीं कह सकता बी को कि मैं तुझे पैसा क्यों दूं, बदले में तूने मुझे क्या कंसिडरेशन दिया, तूने पैसा तो सी को दिया है, तो जाके सी से पैसा मांग, मेरे से पैसा क्यों मांग रहा है, मैं तुझे पैसा दूंगा ही क्योंकि बदले में मुझे कोई कंसिडरेशन नहीं मिला। तो यहाँ पर गारंटी देने वाला इस तरीके की कोई बात नहीं कर सकता, पैसा देने से मना नहीं कर सकता, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के अंदर गारंटी देने वाले पर्सन को कंसिडरेशन नहीं मिलती। ये बात सेक्शन 127 ने पहले ही बोल दिया है, फिर भी आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल वैलिड होगा, एनफोर्सेबल होगा। तो आपको क्लियर हो गया। तो ये टोटल हमारे 8 पॉइंट हो गए हमारे एक्सेप्शन के। तो इसी के साथ हमारा कंसिडरेशन का चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। जिन स्टूडेंट्स ने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं वो जाके पहले पिछली क्लासेस को कंप्लीट करें। बिजनेस लॉ की प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से बिजनेस लॉ की सारी क्लासेस को देख सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर यानी अपना 4th चैप्टर, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आपके लिए इसी तरीके से हम क्लासेस लाते रहेंगे। तो अब मिलते हैं अपने एक नई वीडियो के साथ, नए चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।